बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम लोग जो है फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 है और क्लास 9th जो न्यू बुक हमने स्टार्ट की हुई है उसका लेक्चर नंबर 10 है। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पर बात करेंगे। तो चैप्टर चूंकि कंप्लीट हो गया था लास्ट टाइम, न्यूमेरिकल्स भी हमने कर लिए थे, तो आज हम इसके कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है पेज नंबर 77 पर। ठीक है जी, यानी हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करने जा रहे हैं कि वो आपने कैसे उनके आंसर जो हैं वो मैं आपको साथ साथ लिखवा भी देता हूं और एक्सप्लेन भी कर देता हूं। पहला क्वेश्चन है 3.1। क्वेश्चन मैं नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन आपकी बुक पर मौजूद है। ये पेज नंबर 77 आपने बुक का खोलना है, पेज नंबर 77। तो क्वेश्चन क्या है जी? व्हाट काइंड ऑफ चेंज इन मोशन मे बी प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स। तो आपने बताना है कि क्या चेंज जो है मोशन में आती है, यानी जब फोर्स प्रोड्यूस होती है। तो उसका आंसर आप लिखेंगे फोर्स कैन चेंज, फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट, force can change state of rest, velocity, shape, size, direction, produce acceleration, and transfer energy। जी समझ के आप कि फोर्स की वजह से हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीजें प्रोड्यूस हो सकती हैं। फोर्स से हम स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो हम उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को फोर्स की वजह से चेंज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये डस्टर जो है स्टेट ऑफ रेस्ट में था, मैंने इसको उठा लिया, ठीक है, इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट खत्म कर दी मैंने। वेलोसिटी है, फोर्स की वजह से किसी बॉडी में वेलोसिटी पैदा की जा सकती है, उसको मूव किया जा सकता है। शेप उसकी चेंज हो सकती है, साइज चेंज कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो है प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, एंड ट्रांसफर एनर्जी, और एनर्जी भी ट्रांसफर की जा सकती है। ये था क्वेश्चन नंबर 1 3.1। उसके बाद है 3.2। क्वेश्चन क्या है? गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस। तो कांटेक्ट फोर्सेस की सिर्फ 5 एग्जांपल्स आपने देनी है। तो मैं सिर्फ आंसर लिख रहा हूं, आप लोग लिख सकते हैं इसमें। नंबर 1 फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है उसमें कांटेक्ट कांटेक्ट होता है फिर ही फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है दो सरफेसेस के दरमियान। नंबर 2 ड्रैग आप लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर 3 में थ्रस्ट। नंबर 4 पे आप लिख सकते हैं नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स। नंबर 5 में आप लिख सकते हैं एयर रेजिस्टेंस। सिर्फ नाम देने आपने, ठीक है जी। नंबर 6 में इलास्टिक फोर्स। नंबर 7 में आप लिख सकते हैं टेंशन फोर्स। ये सारी भाई एग्जांपल्स हैं जिसकी आपको बोला गया था कि नीचे लिख सकते हैं आर द एग्जांपल्स ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस। देखें इन सब में जो है कहीं ना कहीं कांटेक्ट जो है वो जरूरी है, ठीक है। उसके अलावा ये फोर्सेस प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है जी। तो ये वो सारी एग्जांपल्स थी जो हमने डिस्कस करनी। चैप्टर हमने डिटेल से पहले ये डिस्कस किया हुआ है। आगे चलते हैं 3.3 की तरफ। जी 3.3 में हमारे पास क्या क्वेश्चन है, पहले हम क्वेश्चन देख लेंगे,
फिर उसके बाद हम उसका आंसर की तरफ जाएंगे। 3.3 में है एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इन फ्री स्पेस, हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू मूव विद दिस वेलोसिटी। यानी एक ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ स्पेस में मूव कर रहा है, तो वो कह रहे हैं कब तक वो मूव करेगा वो ऑब्जेक्ट इसी वेलोसिटी के साथ। तो भाई सीधी सी बात है कि जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। ठीक है जी। 3.3 का आंसर क्या होगा? एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस इट्स मोशन, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस इट्स मोशन with constant velocity, with constant velocity in free space unless कब तक? in free space unless acted upon by some external force, acted upon by an external force according to Newton's first law of motion। so आप मेंशन कर दें according to Newton's first law of motion। ये भाई आंसर होगा 3.3 का। ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं 3.4 की तरफ। 3.4 में डिफाइन इंपल्स ऑफ फोर्स। इंपल्स को डिफाइन करना है आपने। इंपल्स क्या होती है भाई? बेसिकली इंपल्स क्या है? ये प्रोडक्ट होता है फोर्स, ठीक है जी, और टाइम का, टाइम इंटरवल का। ठीक है जी। तो यही हम लिखेंगे, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स acting on a body, acting on a body for a very short interval। मतलब जो टाइम इंटरवल होता है वो बहुत कम होता है। for a very short interval of time t, मजीद हम इसका फॉर्मूला जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हम इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, क्या होता है जिसका फॉर्मूला, यानी आपके पास जो इम्पल्स होती है वो किसके इक्वल होती है? एफ इंटू डेल्टा टी। और ये जो एफ इंटू डेल्टा टी है, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट, ये किसके इक्वल होता है? मैस और डेल्टा वी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, ये आप इसके लिए लिखेंगे। ठीक है जी। मैस इंटू डेल्टा वी के इक्वल होता है। यूनिट इसका क्या होता है वो भी साथ लिखते हैं। जब डेफिनेशन लिखते हैं तो साथ यूनिट भी लिखना चाहिए आपको। इसके यूनिट क्या होते हैं? इट्स यूनिट इज न्यूटन सेकेंड। ये होगा भाई इंपल्स के मुतालिक जो क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपका था 3.4। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। 3.5। 3.5 में हमसे क्या पूछा गया है? Why has not Newton's first law been proved on the earth? यानी बताना ये है कि क्यों न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो हमारी अर्थ पर जो है वो प्रूफ नहीं होता। भाई उसकी रीजन ये है कि उसकी कंडीशन जो बताई गई है हमें, उसमें ये कहा गया है कि भाई इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स, यानी एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट ही नहीं करती तो फिर, लेकिन हमारे एक्चुअल जो रियलिटी है उसमें ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक है, बहुत ही रेयर चांस होगा कि कोई बॉडी है वो रेस्ट पोजीशन पे पड़ा है, उसको कोई वहां से छेड़े ही ना, ऐसा नहीं होता। ठीक है जी। या कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसको मूवमेंट में कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट ना करे। तो ये
ऐसा जो है वो मतलब हम कह सकते हैं कि ये रियलिटी में पॉसिबल नजर नहीं आता। ठीक है जी। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये आपका है 3.5 में सिर्फ इसका आंसर लिखने जा रहा हूं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन has not been proved, has not been proved on earth because it is valid only, it is valid only in the absence of, in the absence of net force and there are many forces, but there are many forces on earth like friction, पहले लिख लें फिर मैं आपको समझाता हूं। एयर रेजिस्टेंस एंड ग्रेविटी। अब ये जो इतनी ज्यादा हमारी अर्थ में फोर्सेस मौजूद हैं जिसमें से चंद एक की बात की गई है, फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन को कैसे हम लोग रोक सकते हैं, एयर रेजिस्टेंस है, इसके अलावा ग्रेविटी है। ऐसी फोर्सेस की मौजूदगी में हम कैसे कह सकते हैं कि भाई नेट फोर्स जो है वो मौजूद ना हो। तो ये फोर्सेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, मौजूद होती हैं, इसलिए न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो हमें अर्थ पर प्रूव होता हुआ दिखाई नहीं देता। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3.6 में है जी क्वेश्चन, पहले मैं रीड करता हूँ, साथ ये जगह थोड़ी सी बना लें आंसर के लिए। 3.6 में जो क्वेश्चन है वो है जी हमारे पास, when sitting in a car which suddenly accelerates from rest you are pushed back into seat y। यानी आप गाड़ी में बैठे होते हैं, गाड़ी एकदम से एक्सेलरेट करती है, तो आप रेस्ट पोजीशन में पहले थे, लेकिन गाड़ी पुश आगे की तरफ करती है, लेकिन आप पीछे की तरफ, आप पीछे की तरफ इस वजह से मतलब जाके सीट के साथ लगते हैं क्योंकि आप रेस्ट में थे, आप अपनी रेस्ट पोजीशन को कंटिन्यू रखना चाहते थे, लेकिन गाड़ी जो है वो एक्सेलरेट हुई, वो चल पड़ी, तो आप अभी रेडी नहीं थे, तैयार नहीं थे, इसलिए आप पीछे जाके टकराते हैं सीट के साथ। तो इसका आंसर आप लिखेंगे व्हेन सिटिंग इन अ कार, व्हेन सिटिंग इन अ कार which suddenly accelerates, which suddenly accelerates which suddenly accelerates from rest we are pushed back, we are pushed back we are pushed back into the seat due to inertia, due to inertia a body at rest, a body
at rest wants to continue its state of rest or resist the change in its state of rest, in its state of रेस्ट। जी, बॉडी जो था मैंने जैसे आपको बताया कि वो तो स्टिल बैठा था, शौकीन था। इनर्शिया क्या कहता है? इनर्शिया किसी भी बॉडी में ये उसके अंदर क्वालिटी होती है इनर्शिया की वजह से कि अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट है तो वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को कंटिन्यू रखना चाहता है। अगर वो स्टेट ऑफ मोशन में है तो वो मूव ही करना चाहता है। तो यहाँ पर बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में था तो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को इनर्शिया की वजह से कंटिन्यू रखना चाहता था। इस वजह से बॉडी जो है वो सीट के साथ बैग जो है वो टकराएगा। इसके बाद आ जाती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं पहले रीड करता हूँ 3.7। उसमें क्या है? हाउ कैन यू शो दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये आपने बताना है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो हमारी जो है रोलिंग फ्रिक्शन बेसिकली जो है वो लेसर होती है, कम होती है, कम फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है उस वक्त जब कोई बॉडी जो है वो रोल कर रहा होता है ऑब्जेक्ट बनिस्बत कोई बॉडी जब स्लाइड कर रहा होता है। तो इसको हम जरा एक्सप्लेन करेंगे। मेन चीज तो बेटा इसमें कॉन्टेक्ट एरिया होता है, क्योंकि जब बॉडी स्लाइड करता है तो स्लाइड में देखिए मैंने लास्ट में ये बड़ी डिटेल से समझाई है चीजें आपको। ये देखें ये स्लाइड हो रहा है तो इसमें कॉन्टेक्ट एरिया बहुत ज्यादा है। अगर कोई बॉडी इस पर रोल कर रहा है, ठीक है, तो जब वो रोल करता है तो रोल करते हुए क्या होता है कि उसका कॉन्टेक्ट एरिया जो है वो कम होता है। जैसे बॉल अगर होगी तो वो रोल करेगी तो उसका मतलब कुछ हिस्सा कोई पॉइंट उसका टच कर रहा होगा, लेकिन स्लाइडिंग में मैक्सिमम पॉइंट्स टच करेंगे। तो लिखें जी एज नेट फोर्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर हमने लास्ट पे कौन सा किया था? सॉरी हमने 3.6 आई थिंक अभी किया है। हाँ जी, तो 3.6 के बाद 3.7 पहले करते हैं। मैंने 3.8 की बात कर दी, चलें वो भी हम कर लेंगे। 7 था द फोर्स एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन सेकेंड लॉ इज अ नेट फोर्स, व्हाई इज इट सो। तो पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि जो न्यूटन सेकेंड लॉ में फोर्स एक्सप्रेस होती है, ठीक है, वो एक नेट फोर्स है। ऐसा क्यों है, मतलब हमने ये बताना है। तो भाई 3.7 की तरफ हम जाते हैं। सॉरी भाई 3.7 का हम आंसर पहले शेयर करूंगा, 3.8 की तरफ बाद में जाएंगे। एज नेट फोर्स इज द as net force is the sum of all the forces acting on a body like air resistance, friction, gravitational force, applied force, so it is important to so it is important to consider net force as
as it determines the object's overall motion. The object overall motion. देखें, बात क्वेश्चन ये था कि द फोर्स एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है, इज अ नेट फोर्स. हमने उस फोर्स को F इज इक्वल टू एम ए जो है उसको, उस फोर्स को नेट फोर्स से हमने डिनोट किया हुआ है सेकंड लॉ में न्यूटन ने. तो क्यों उसने किया? क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो फोर्सेस हैं वो बेसिकली जो हमारे कुर्बो जवार में कोई एक फोर्स एक्ट नहीं कर रही ना, तो वो सारी फोर्सेस जो हैं वो बेसिकली डिफरेंट फोर्सेस हैं. एज अ नेट फोर्स क्या होगा? सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी. तो एक वक्त में बॉडी पर जो हो सकता है एयर रेजिस्टेंस भी एक्ट हो रही है, फ्रिक्शन भी उसको फेस करना पड़ रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, कोई अप्लाइड फोर्स भी हो सकती है. तो इसीलिए इतनी सारी फोर्सेस को देखते हुए हम किसी एक फोर्स की उस वक्त बात नहीं, हो सकता है ये सारी कर रही हो सकते हैं इनमें से कुछ कर रही हो, लेकिन हम बात करेंगे नेट फोर्स की. इसीलिए कि सो इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसिडर नेट फोर्स एज इट डिटरमिन्स द ऑब्जेक्ट ओवरऑल मोशन. तो उसके लिए जो हम लोग एफ निकालते हैं, एफ इज इक्वल टू एम में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम उसको कंसिडर इसलिए नेट फोर्स करते हैं. ये जो सारी फोर्सेस है वो उसका समेशन होता है, ठीक है. उसमें से जितने भी हों, ये हों मतलब फोर्सेस या कम भी हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं, तो वो सारी फोर्सेस का समेशन होता है जिसको हम सिर्फ कंसिडर करते हैं एज अ नेट फोर्स एफ. मतलब इन सबको हम कंसिडर इसलिए नहीं करते, सबको मिलाकर एक ही फोर्स एफ यानी नेट फोर्स के तौर पर हम उसको कंसिडर करते हैं. ये था आपका 3.7. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हमने कर ली थी, वो पहले जरा 3.8 जो है उस पर हम पहले बात कर चुके हैं. क्वेश्चन में फिर से बोल देता हूं कि भाई हाउ कैन यू शो दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन. ठीक है जी, तो इसका आंसर लिखते हैं, बात हम कर चुके हैं, आप आंसर लिखें इसका. द रीजन फॉर द रोलिंग फ्रिक्शन, द रीजन फॉर द रोलिंग फ्रिक्शन the reason for the rolling friction to be lesser to be lesser than the sliding friction, than the sliding friction is that, उसकी रीजन हम बताएंगे कि क्यों. wheel touch the surface, wheel touch the surface, wheel touch the surface only at one point, only at one point, which reduces the sliding friction, which reduces the sliding friction. But in case of sliding friction, but in case of sliding friction, but in case of sliding friction, the contact area, the contact area between sliding body, between sliding body and surface is more,
is more, which increase the sliding friction. जी, बात की समझ आ गई। देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसकी एग्जांपल में आपको बड़ी आसानी से, ये देखिए ये टेबल है, इसके ऊपर आप अगर कोई ब्लॉक को आप इसके ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, इन दोनों के स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, तो देखिए इसका कॉन्टेक्ट एरिया चेक करें, ये सारा का सारा नीचे से इसका कॉन्टेक्ट एरिया। इसी की निस्बत अगर आप किसी व्हील को आप किसी सरफेस पर रोल करते हैं तो उसका जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है वो देखें, और इसको देखें आप कि वो कितना ज्यादा एरिया है, कॉन्टेक्ट एरिया जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन को बढ़ाएगा। और यहाँ पर ये एक पॉइंट है, ये जो एक पॉइंट है, तो इससे क्या होगा कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन को ये रिड्यूस कर देता है। इसीलिए हमारी जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है वो हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है। ठीक है जी, ये था हमारा 3.8। जी 3.9 की तरफ मैं आता हूँ। 3.9 है डिफाइंड टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कि आपने डेफिनेशन सिर्फ लिखनी है टर्मिनल वेलोसिटी की, वो मैं आपको लिखा देता हूँ। 3.9 व्हेन अपवर्ड एयर रेजिस्टेंस, व्हेन अपवर्ड एयर रेजिस्टेंस balances the downward force of gravity, on a falling object, it falls down with constant या मीन आप सेफ भी कह सकते हैं, कांस्टेंट और सेफ वेलोसिटी। इट इज कॉल्ड, ये जो सेफ वेलोसिटी है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसको नाम दिया जाता है, इट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। एग्जाम्पल आप इसकी दे सकते हैं पैराट्रूपर की। एग्जाम्पल, अ पैराट्रूपर कमिंग down with terminal velocity, देखिए बेटा डेफिनेशन इसकी क्या है कि अगर जो अपवर्ड फोर्स होती है एयर रेजिस्टेंस की और जो डाउनवर्ड फोर्स ग्रेविटी की है, अगर कोई मतलब ये पैराट्रूपर है, सपोज मैं बना के दिखा देता हूँ आपको, सपोज ये कोई पैराट्रूपर है, ठीक है, ये समझें कि वो डाउनवर्ड नीचे आ रहा है टर्मिनल वेलोसिटी की मदद से, तो उस पर जो अपवर्ड एयर रेजिस्टेंस की फोर्स है, उतनी ही उस पर डाउनवर्ड जो है वो ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करती है, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। ठीक है, और उसके बाद वो जब नीचे फॉल कर रहा होता है तो वो उसके पास जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, मतलब वो स्मूथली कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा होता है, जिसको सी वेलोसिटी बोलते हैं। उस वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। लेकिन उस पर जो अपवर्ड फोर्स लग रही है एयर रेजिस्टेंस की, या डाउनवर्ड जो है ग्रेविटी की फोर्स जो लग रही है, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। ठीक है, तो सेफ वेलोसिटी जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है। इसके बाद लास्ट है आपका क्वेश्चन 3.10।
लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं जी। थ्री पॉइंट टेन, इसमें क्या पूछा गया है? एन एस्ट्रोनॉट वॉकिंग इन स्पेस वांट्स टू रिटर्न टू हिज स्पेसशिप बाय फायरिंग अ हैंड रॉकेट, इन व्हाट डायरेक्शन डज ही फायर द रॉकेट? अच्छा, एस्ट्रोनॉट ने स्पेसशिप में वापस आना है भाई, उसने मतलब स्पेस में है और स्पेसशिप में वापस आना चाहता है, तो वो कैसे वापस आएगा? जैसे मैंने आपको इसकी एग्जांपल रेंच से भी समझाई थी कि वो रेंच को फेंकता है आगे की डायरेक्शन में तो खुद वो पीछे की तरफ आएगा। तो इसी तरह से अगर वो स्पेसशिप में वापस आना चाहता है तो डेफिनेटली वो यहाँ पर जो हैंड रॉकेट है वो फायर करेगा स्पेसशिप से अपोजिट साइड में। अगर स्पेसशिप उसकी बैक साइड पर है तो वो अपोजिट साइड में उसको फायर करेगा, तो फिर वो बैक साइड में न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से वो आएगा। तो यही इसका आंसर आप लिखेंगे 3.10 में, एज अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, एज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं साथ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एक्शन एंड रिएक्शन और ऑलवेज इक्वल, एक्शन एंड रिएक्शन और ऑलवेज इक्वल, ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, ठीक है। उसकी डेफिनेशन लिख देते हैं साथ, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। So the astronaut will fire, so the astronaut will fire the rocket in opposite direction। जैसे मैंने आपको समझा दी बात, वही यहां लिखनी है आपने, opposite direction to the spaceship, to the spaceship, to return to his spaceship, to return to its space, बल्कि इट्स की जगह आपको हिज लिखना चाहिए, टू हिज स्पेस शिप। बात की समझ आ गई कि वो अपोजिट डायरेक्शन में उसको फायर करेगा। बेटे आज के लिए इतना ही था, ठीक है। ये आपके थे सारे शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस जो आपके मैंने बताया था शुरू में पेज नंबर 77 पर थे। तो आपको मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो समझा भी दिए हैं, अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ मैंने लिखवा भी दिए हैं। बेसिकली आपको लिखवाने का मकसद ये है कि आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत पेश ना आए, आप आसानी से इन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करें, उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे, फिर आप इनको अच्छे से तैयार करें और इंशाल्लाह आप जब अच्छे से तैयार करेंगे तो फिर मार्क्स भी अच्छे हासिल करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच आज के लिए। अस्सलाम वालेकुम।